नमस्ते, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल एडू एकेडमी पर, जहां पर हम हमारी जो सीरीज़ चल रही थी बिजनेस लॉ की, उसी को यहां पर हम लोग आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। प्रीवियस लेक्चर तक मैंने आप लोगों को बताया था कि क्या उसकी प्राइमरी मतलब कि बेलर की क्या प्राइमरी ड्यूटीज़ होती है, क्या प्राइमरी वहाँ पर उसकी लायबिलिटीज़ होती है। तो यहाँ पर इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि पर्टिकुलर बेलर की क्या राइट्स रहती है उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज़ के ऊपर, या तो फिर आप बोल सकते हो कि बेलर की क्या क्या राइट है जब अगर वो कभी भी बेलमेंट एग्रीमेंट करके अपने गुड्स को वो बेली को देता है तब। तो यहाँ पर राइट्स की अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहली फर्स्ट राइट जो है वो क्या है हमारी यहाँ पर, फर्स्ट राइट टू दी पोजेशन। पोजेशंस को लेकर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट तरीके से रहा जाता है इस पर्टिकुलर बेलमेंट एग्रीमेंट के अंदर। तो दिस फंडामेंटल राइट्स एंटाइटल यू टू रिक्लेम योर प्रॉपर्टी वंस द बेलमेंट पर्पस इज फुलफिल्ड और एग्रीड अपॉन द टर्म एंड्स। अब यहाँ पर जैसे कि मेरा एग्जाम्पल जो था वो यहाँ पर भी सेम ही रहेगा इस पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर कि हम और हमारे फ्रेंड दो है। हम यहाँ पर क्या है, हम है बेलर और हमारा फ्रेंड क्या है यहाँ पर बेली है। अब देखो जैसे कि फॉर एग्जांपल राइट्स ऑफ द पोजेशन, यानी कि सारे राइट्स जो है वो मेरे पास ही होंगे। आई एम द ओनर ऑफ द पर्टिकुलर प्रॉपर्टी, तो राइट्स मेरे पास ही है। मैंने मेरे फ्रेंड को जो भी चीज़ उसको वहाँ पे गुड्स हो गया या तो फिर कोई भी प्रॉपर्टी हो गई वो मैंने उसको वहाँ पे यूज़ करने के लिए दी है, तो रिक्लेम करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मैं वहाँ पे रखता हूँ कि मैं उस प्रॉपर्टी को आसानी से रिक्लेम कर सकता हूँ। कब? जब वहाँ पर पर्टिकुलरली बेलमेंट पर्पस इज फुलफिल्ड ऑन द एग्रीड अपॉन टर्म एंड्स, मतलब कि जब मेरा बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट जो है वो फिनिश हो जाएगा उसके बाद ये मेरी राइट्स बनती है वहाँ पे कि मैं चाहूँ तो उसको पूरा का पूरा रिक्लेम कर सकता हूँ। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल यू लेंटेड अ टूल्स टू द नेबर फॉर रिपेयरिंग, दे मस्ट रिटर्न इट अपॉन अ कंप्लीशन ऑफ द रिपेयर और एट अ स्पेसिफिक डेट। अब देखो यहाँ पर जैसे कि अपने आजू बाजू वालों को देते हैं ना सामान, उसकी बात मैंने यहाँ पर ली कि आपने आपके आजू बाजू वालों को आपने कोई भी रिपेयरिंग टूल आपके घर से जो होगा डिसमिस हो गया, तो कोई भी पर्टिकुलर रिपेयरिंग टूल जो होता है वो आपने उनको दिया है, वो पर्टिकुलर मतलब कि उनके घर में कुछ भी रिपेयरिंग चल रहा था उसके लिए। अब नेक्स्ट चीज़ वहाँ पर क्या है कि ये उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आफ्टर कंप्लीटिंग दैट रिपेयर वो पर्टिकुलर टूल जो है वो आपको वापस दे दे जो आपसे लिया था। अगर वो नहीं देते हैं तो स्पेसिफिक डेट या तो टाइम या तो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द रिपेयर ये मेरी वहाँ पर राइट्स हो जाएगी कि मैं जाके उनसे वो चीज़ वापस से ले सकता हूँ। तो इस तरीके से मेरे पास राइट्स होता है मेरे पोजेशन को लेके। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे पॉइंट नंबर 2 में क्या कहा गया है, राइट टू रिटर्न द प्रॉपर्टी इन द ओरिजिनल कंडीशन। अब यहाँ पर यू हैव ए राइट टू एक्सपेक्ट द बेली टू टेक अ रिस्पॉन्सिबल केयर ऑफ योर प्रॉपर्टी एंड रिटर्न इट इन द ओरिजिनल कंडीशन। अब यहाँ पर देखो सबसे पहली बात, जब कभी भी आपने आपके फ्रेंड को जो भी सामान दिया है तो यहाँ पर ये हमारा एक पर्टिकुलरली एक हमारा माइंडसेट होता है कि हमको हमारी प्रॉपर्टी जो है वो ओरिजिनल कंडीशन में ही वापस मिलेगी। सेकेंड चीज़, यहाँ पर हमारे फ्रेंड की भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उसको उस प्रॉपर्टी का अच्छे से ध्यान रखना है। अगर उसने उस प्रॉपर्टी का ध्यान नहीं रखा और अगर वहाँ पे वो ओरिजिनल कंडीशन में वापस नहीं देता है तो उसके ऊपर वहाँ पर मैं क्लेम करके उस प्रॉपर्टी को सही भी करवा सकता हूँ। अनटिल एंड अनलेस वहाँ पर अगर कुछ नेचुरल तरीके से वहाँ पर अगर कुछ नहीं हुआ है तब तक। अगर नेचुरल तरीके से वहाँ पर अगर कुछ हुआ है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके पास नहीं रहती है, वो मैं भी समझता हूँ, वो खुद भी समझता है। अगर वो फिर भी हमें कुछ रिक्लेम करके देना चाहता है तो वहाँ पर वो देगा, दैट्स गुड, वो अच्छी बात रहेगी। बट यहाँ पर हमारा एक्सपेक्टेशन तो सबसे पहले यही रहता है कि जब कभी भी प्रॉपर्टी जो है वो अगर रिटर्न हो रही है तो ऑलवेज इन द ओरिजिनल कंडीशन वो हमारे पास आनी चाहिए। अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो यू रेंटेड आउट अ कार इन अ प्रिमिटिव कंडीशन, मतलब कि आपने आपकी कार जो थी वो एकदम चकाचक कंडीशन में आपने आपके दोस्त को दी थी। दे रिटर्न मस्ट return in the clean and the undamaged condition, expect and expected miles wear। अब यहाँ पर except for expected माइलेज वेयर्स। अब यहाँ पर क्या बोला गया उन लोगों ने कि देखो जैसे कि फॉर एग्जांपल कि आपने आपके फ्रेंड को जो भी कार है वो अच्छी कंडीशन में दी है, ध्यान रखना, आपने आपके फ्रेंड को कार यहाँ पर अच्छी कंडीशन में दी है,
तो उसकी पर्टिकुलरली रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो विदाउट डैमेज और अच्छी क्लीन, मतलब जैसी दी थी वैसी की वैसी वो हमको वहाँ पर दे। सीधी सी बात है कि वहाँ पर जो माइलेज है वो हम लोग एक्सपेक्ट नहीं करेंगे, बिकॉज उसने कैसे यूज़ करी होगी, कितने किलोमीटर यूज़ करी है, उससे हमको कोई मतलब नहीं। लेकिन हमारी प्रॉपर्टी हमने उसको जो कंडीशन में दी थी वो कंडीशन में एटलीस्ट वो हमको वापस तो करना ही चाहिए। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे कि राइट ऑफ टर्मिनेशन। देखो अब राइट ऑफ टर्मिनेशन मतलब किस तरीके से होता है यहाँ पे कि अंडर अ सर्टेन सर्कमस्टांसेस you may have a right to terminate the bailment agreement prematurely and reclaim your property. This could include a situation where the bailee misuse the property, violate the agreement or become insolvent. अब यहाँ पर देखो उन लोगों ने क्या बोला है, आप प्रॉपर्टी जो आपने दी है ना आपके दोस्त को, वो आप टर्मिनेट भी कर सकते हो। कब और कैसे टर्मिनेट कर सकते हो, तो देखो यहाँ पे टर्मिनेट करने की अगर मैं बात करूँ तो टर्मिनेट करने की कुछ कंडीशंस होती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल कि बेलमेंट एग्रीमेंट में लिखा हुआ था कि ये जो प्रॉपर्टी है हमने हमारे फ्रेंड को, जो हमारा हाउस है, या तो फिर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लेते हैं हमारी कार जो है वो मैंने उसको वहाँ पे दी थी कुछ समय यूज़ करने के लिए, कुछ एग्रीमेंट करके मैंने उसको कार दी थी कि भाई तुम इतने टाइम के लिए यूज़ करो, कोई दिक्कत नहीं है। बट यहाँ पर क्या हुआ कि मैंने एक दिन उसको देख लिया, वो जो कार है वो एकदम बहुत गंदी तरीके से चला रहा था, उसने बहुत गंदी कंडीशन में रख के रखी है मेरी पूरी कार को। तो मैंने ऑन दी स्पॉट उसे फ़ोन करके कहा कि तुम मुझे मेरी प्रॉपर्टी वापस दे के जाओ, बेलमेंट एग्रीमेंट को यहाँ पर हम लोग अभी टर्मिनेट कर देंगे, बट जो कंडीशन में तुमने ली है वो कंडीशन में तुम उसे नहीं रख रहे हो, इसीलिए यहाँ पर क्या है कि मैं मेरी प्रॉपर्टी वापस लेता हूँ। तो दिस कुड इंक्लूड अ सिचुएशन वेयर द बेली, देखो अब यहाँ पर क्या बोला है, देखो मैंने अभी आपको बताया मिस यूज द प्रॉपर्टी, मतलब कि आपकी प्रॉपर्टी जैसी दी थी उसको उस तरीके से यूज करना चाहिए, या तो वो उसका मिस यूज कर रहा है। वायलेशन द एग्रीमेंट, मतलब कि एग्रीमेंट के अंदर लिखा था कि आप ये जो कार है वो कार को आप अच्छे से रखोगे, साफ सुथरी रखोगे, अगर आप ऐसे नहीं रख पा रहे हो तो आपको उसे मुझे वापस कर देना पड़ेगा। या तो फिर थर्ड एंड द लास्ट केस कि अगर जो कार है उसका वो पर्टिकुलर मेंटेनेंस कॉस्ट मुझे दे रहा था हर मंथ, बट वो कुछ टाइम के बाद वो इंसॉल्वेंट हो गया मेरा फ्रेंड, अब वो दे नहीं पा रहा है, तो भी उसे वो प्रॉपर्टी क्या है मैं वापस से ले लूंगा। तो फॉर एग्जाम्पल योर discover the bailee is using a borrowed equipment from an unauthorized activity, you can terminate the agreement and demand it to indemnate return। मतलब कि अगर आपने कोई भी इक्विपमेंट, जैसे कि मैंने यहाँ पे कार का एग्जांपल लिया, फॉर एग्जांपल कोई इक्विपमेंट भी हो सकता है जो कंडीशन में आपने उसको दिया था, जिस पर्टिकुलर काम करने के लिए दिया था, वो अनऑथोराइज्ड एक्टिविटी वहाँ पे कर रहा है उस इक्विपमेंट्स के साथ, तो हमने क्या करा ऑन दी स्पॉट डिमांड करा कि भाई इंडिमिनेट, तुम अभी के अभी वो चीज़ को यहाँ पे रिटर्न करके जाओ, मुझे कुछ नहीं पता यहाँ पे। अब यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ पॉइंट नंबर 4 की, तो राइट टू कंपेंसेशन ऑफ द लॉस और द डैमेजेस। अब यहाँ पर क्या बोला गया उन लोगों ने कि जितने भी लॉस होती है, जितने भी डैमेजेस होती है, उसको भी कंपेंसेट करने की राइट्स हमारे पास है। इफ द बेली ब्रीचेस दिस ड्यूटी ऑफ केयर lending of the damage or losses of your property, you have a right to seek a compensation for the incurred losses। देखो अब यहाँ पर ये हमारी राइट है कि हमने जो भी प्रॉपर्टी उसको दी है, वो प्रॉपर्टी जब हमको रिटर्न कर रहा है ना, तो वो ओरिजिनल कंडीशन में होनी चाहिए। अगर वो ओरिजिनल कंडीशन में नहीं है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम कंपेंसेट करवाएंगे उससे, किसका, जो भी उसने लॉस करा है, जो भी उसने डैमेजेस कराए हमारी प्रॉपर्टी का, उसको कंपेंसेट वहाँ पर डैम श्योर करना ही पड़ेगा। और अगर उसने ऐसा नहीं करा तो हम उसके सामने वहां पर अकॉर्डिंग टू द बेलमेंट हम उसके सामने वहां पर कुछ एक लीगल एक्शन लेंगे। तो द बेली एक्सीडेंटली ब्रेक योर लोन इक्विपमेंट, मतलब कि आपका जो भी पर्टिकुलर लोन इक्विपमेंट था, ड्यू टू एन नेग्लिजेंस यू कैन क्लेम अ कंपेंसेशन फॉर रिपेयर और द रिप्लेसमेंट कॉस्ट। अब वहाँ पे क्या है, देखो अगर कोई भी इक्विपमेंट वो आपका फ्रेंड जो है वो आपके साथ से लेकर गया है और वो चीज़ उससे टूट गई वहाँ पे, और फिर वो निगलेक्ट कर रहा है, बोले कि नहीं मैं नहीं दूंगा, ये नहीं करूँगा, तो आप उसके सामने वहाँ पे कंपेंसेट कर सकते हो कि या तो तू इसको रिपेयर करा के दे, या तो तू इसको रिप्लेस करा के दे, बट ये प्रॉपर्टी जैसी थी वैसी की वैसी मुझे चाहिए। तो इस तरीके से यहाँ पर क्या है कि हमारे पास राइट होती है, मतलब कि बिलर के पास राइट होती है कंपेंसेट करने का जो भी लॉस हुआ है या जो भी डैमेजेस हुआ है उस चीज़ को लेकर। अब नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूँ पॉइंट नंबर 5, राइट टू एसेशंस। अब यहाँ पर एनी एडिशनल और एन इम्प्रूवमेंट मेड टू योर प्रॉपर्टी ड्यूरिंग द बेलमेंट पीरियड लीगली बिलोंग टू यू एज दी ओनर। अब देखो यहाँ पर सीधी सी बात है, एसेशंस मतलब क्या होता है यहाँ पे कि जैसे कि फॉर एग्जांपल कि आपका जो भी पर्टिकुलर फ्रेंड है
बराबर है। अब वहाँ पे वो जो पर्टिकुलरली आपसे इक्विपमेंट लेकर गया या तो टूल जो भी वो है वो आपके पास से लेकर गया है, तो वहाँ पर उसने क्या करा है, एनी एडिशनल और इम्प्रूवमेंट मेड टू योर प्रॉपर्टी ड्यूरिंग अ बेलमेंट पीरियड लीगली बिलोंग्स टू यू एज एन ओनर, तो ये हमारी खुद की यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हमको उसे वहाँ पे कुछ भी हो जाए उसको पैसा तो देना ही पड़ेगा। अब जैसे कि यहाँ पर देखो फॉर एग्जांपल उन लोगों ने नीचे लिखा हुआ है कि अ टेलर अल्टर्ड एज बोरोड गारमेंट फॉर अ बेटर फिटिंग। अब टेलर ने यहाँ पर क्या करा है, आपने टेलर को बोले कि भाई ये जो गारमेंट है मुझे आ नहीं रहा है, इसकी थोड़ी फिटिंग करके दे दो मुझे आप, तो टेलर वहाँ पे आपसे गारमेंट लेगा। अब गारमेंट लेते समय पे अगर उसने वहाँ पर कोई भी एडिशनल फैब्रिक उसने यूज़ करा है, टेलरिंग वर्क उससे यूज़ हुआ है अपार्ट फ्रॉम योर पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट, तो वहाँ पर जो भी टेलर होगा वो क्या करेगा, टेलरिंग वर्क बिकम ए पार्ट ऑफ योर गारमेंट, वो वहाँ पे आपके पर्टिकुलर गारमेंट का एक पार्ट बन जाएगा वो फैब्रिक। तो उस समय पे वहाँ पर टेलर जो है वो क्या करेगा, आपसे क्लेम करेगा। किस चीज़ को क्लेम करेगा कि भाई मैंने, देखो प्रॉपर्टी आपकी है, ओनर भी आप ही हो, लेकिन मैंने उसके अंदर कुछ इम्प्रूवमेंट किया है या तो कुछ इम्प्रोवाइज़ किया है आपकी प्रॉपर्टी में, तो उस वजह से वहाँ पे जो भी चीज़ मेरी यूज़ हुई है उसका पैसा आपको देना पड़ेगा। तो इस तरीके से राइट ऑफ एसेशन होता है कि हाँ अगर ऐसा कुछ भी हो रहा है तो मुझे वहाँ पर पैसा देना पड़ेगा और उस चीज़ को देने के लिए मैं भी रेडी हूँ। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूँ कि राइट टू शू और नॉन डिलीवरी, देखो अब राइट टू शू एंड नॉन डिलीवरी। शू मतलब क्या होता है यहाँ पे कि आप उसको शू कर रहे हो कि भाई तू मुझे प्रॉपर्टी नहीं देगा तो मैं तेरे पे केस कर दूंगा। तो इफ़ अ बेली रिफ्यूजेस टू रिटर्न योर प्रॉपर्टी अपॉन अ प्रॉपर डिमांड, यू हैव अ राइट टू इनिशिएट अ लीगल एक्शन टू एनफोर्स योर राइट टू ऑफ पोजेशंस। अब यहाँ पर देखो क्या बोला जाता है कि जब आप पर्टिकुलर आपकी प्रॉपर्टी बेली से वापस मांग रहे हो या तो फिर आपके फ्रेंड से मांग रहे हो प्रॉपर डिमांड पे, आपकी जो भी डिमांड मतलब कि पर्टिकुलरली आपने बोला था कि भाई इस समय के बाद मेरी प्रॉपर्टी मुझे वापस दे देना, तो वो अगर नहीं दे रहा है तो वहाँ पे आपके पास राइट्स है, यू हैव अ राइट्स टू इनिशिएट अ लीगल एक्शन, आप उसके ऊपर एक लीगल एक्शन ले सकते हो टू एनफोर्स योर राइट टू पोजेशन, मतलब कि आपका जो राइट टू पोजेशन वाला जो एक लॉ है वो लॉ के तहत आप उसके ऊपर वहाँ पे क्या कर सकते हो, केस भी कर सकते हो। तो योर फ्रेंड रिफ्यूज टू रिटर्न योर बोरोड बुक डिस्पाइट रिपीट रिक्वेस्ट, मतलब कि आपकी बहुत रिक्वेस्ट कर रहे हो, आप कॉन्स्टेंटली रिक्वेस्ट कर रहे हो कि भाई वो बुक मुझे वापस दे 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 दे, तो भी अगर वो चीज़ आपको वो वापस नहीं दे रहा है तो यू कैन शू देम फॉर इट्स रिटर्न और इट्स मार्केट वैल्यू। या तो तू मुझे उसे वापस दे दे या तो फिर तू मुझे उसकी मार्केट वैल्यू दे दे, मतलब कि उसका जो भी मार्केट के अंदर प्राइस चल रहा है आज के हिसाब से तू मुझे वो दे दे, या तो फिर तू मुझे गुड्स वापस दे दे, या फिर मैं तेरे सामने क्या कर दूंगा, लास्ट में राइट टू पोजेशन के तहत मैं तेरे सामने एक केस भी कर सकता हूँ। तो इस तरीके से यहाँ पर क्या है, मेरे पास शू करने की राइट्स रहती है, नॉन डिलीवरिंग की वहाँ पे मेरे पास राइट्स रहती है। पॉइंट नंबर 7 की अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे, तो राइट टू डिस्प्यूट दी ओनरशिप क्लेम। अब देखो यहाँ पे राइट टू डिस्प्यूट दी ओनरशिप क्लेम का किस तरीके से काम होता है कि इफ़ अ थर्ड पार्टी क्लेम्स ओनरशिप ऑफ योर प्रॉपर्टी while in the Bailey's possession, you have a right to contest the claim and defer your ownership। अब यहाँ पर क्या बोला जाता है कि अगर कोई भी थर्ड पार्टी क्लेम करता है ओनरशिप, और वो भी किसकी, आपकी प्रॉपर्टी की, और वो भी कब, while the Bailey's possessions, बेली के पास है वो प्रॉपर्टी तब, तो you have a right to contest the claim and defect your ownership। मतलब कि वहाँ पर आपके पास ये पर्टिकुलर अथॉरिटी है कि आप वहाँ पे आपकी प्रॉपर्टी को क्लेम कर सकते हो, डिफीट कर सकते हो, और आप आपकी ओनरशिप वहाँ पे वापस मांग सकते। तो इस तरीके से यहाँ पर क्या होता है कि हमारी डिफरेंट 7 राइट्स जो होती है एज अ बेलर, हम हमारे बेली के सामने वहाँ पर प्रेजेंट कर सकते हैं और उस पर्टिकुलर चीज़ों को लेके वहाँ पर क्लेम भी कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर में हमने समझा कि राइट्स ऑफ बेलर क्या होती है। नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग वापस से कवर करेंगे कि बेली वाले टॉपिक्स, मतलब कि बेली का टॉपिक जो था हमारा वो उसको हम पूरा का पूरा कवर करेंगे। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच।